बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 13 जुलाई है, इतवार का दिन है और आज से 14 दिन बाद यानी कि 28 जुलाई फलस्तीन की आज़ादी के लिए फैसला कुन दिन है, क्योंकि इस दिन फलस्तीन की आज़ादी के लिए फैसला जो है वो होने जा रहा है, जिसको लेकर बाकायदा तौर पर बरतानिया, फ्रांस और सऊदीया की जानिब से एक जबरदस्त किस्म का खड़ा किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि यूं कह लीजिए कि इजराइल के ऊपर बिजलियां गिरा दी गई हैं। वो 2 साल का अरसा जिसके अंदर फलस्तीन के ऊपर हर तरह से तसल्लुत जमाने की कोशिश की गई। 60,000 से जायद लोग जो है वो लुक्मे अजल बन गए। 1,60,000 से जायद लोग जख्मी हैं, माजूर हैं। उनको जबरदस्ती डिस्प्लेस करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले जो है वो मात नहीं पड़े, ये उनके हौसलों को तोड़ नहीं पाए। और फिर जो गजा है, गजा के अंदर यूं कह लीजिए कि मुकम्मल तौर पर जो स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मलिया मेट कर दिया गया। इसके बावजूद वहां पर वो अपने तसल्लुत का ऐलान नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर से, उस मलबे के अंदर से मज़ाहमती जो अहलकार हैं वो निकलते हैं, हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन अब जबकि इतने बड़े पैमाने के ऊपर डिस्प्लेसमेंट को लेकर और फिर नई जंग शुरू करने को लेकर और फिर इनके अपने जो जवान हैं वो इस तमाम तर सिनेरियो से थक चुके हैं और वो जंग लड़ने से इनकारी हैं, जबकि इनके अंदर एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बगावत होती हुई दिखाई दे रही है। अब इस वक्त बाकायदा बरतानिया की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, सऊदीया की जानिब से एक जबरदस्त किस्म का फैसला किया गया। और अभी जो बरतानिया के अंदर जो उनके 60 एमपीज हैं, उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके जानिब से लेटर लिखा गया और कहा गया अपनी गवर्नमेंट को कि फेल फोर फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया जाए, जिसको लेकर यूं कह लीजिए कि पिछले जो जून के अंदर यानी 17-18 तारीख को जो वहां पर इजलास हुआ था, इसको लेकर बाकायदा तौर पर फ्रांस और सऊदी अरेबिया की जानिब से जबरदस्त किस्म का फैसला किया गया। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर एक अहम तरीन इजलास बुलाया गया जो कि 28 जुलाई को है और वहां फलस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से, एक आजाद रियासत डिक्लेयर करने के हवाले से एक अहम तरीन फैसला जो है वो होने जा रहा है। लेकिन अभी ट्रंप की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया है इसराइल को, क्योंकि जो इस वक्त दूसरी जानिब जिस तरह से जो नेतन्याहू है वो 4 रोजा दौरे के ऊपर अमेरिका में मौजूद था और वहां पर उसने मुलाकातें की और ट्रंप के साथ उसकी 90 मिनट की मुलाकात रही और इस मुलाकात के अंदर वो दोबारा से ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। और वो जो 28 जुलाई है उससे पहले पहले ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है और इस हवाले से ट्रंप की जानिब से उसको ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है कि वो ईरान के ऊपर हमला करे, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर हमला हो जाता है तो ये जो बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा और इसमें फलस्तीन की जो आज़ादी के हवाले से फैसला होने जा रहा है और फिर यूरोपीय यूनियन जो बाकायदा तौर पर खुलकर सामने आ गई है इसके हवाले से उसको भी थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा, क्योंकि जंगी हालात के अंदर कहां पे इजलास होगा। लेकिन अब इसको लेकर पूरे का पूरा मंजरनामा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना खुलकर सामने आ गया और ईरान के हवाले से उसने खुलकर कहा कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो वो खुलकर ईरान की सपोर्ट भी करेगा। ईरान को जिस तरह से J-10C और फिर जो HQ-9B जो है एयर डिफेंस सिस्टम वो तक प्रोवाइड कर दिया गया और भरपूर तरीके से सपोर्ट जो है वो मुहैया की जा रही है। कैसे, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मेरे इस चैनल को भी आपकी उसी तरह से सपोर्ट की जरूरत है जिस तरह से आपने मेरे पहले चैनल्स को सपोर्ट किया, क्योंकि पहले 2 चैनल जो है वो बैन हो चुके, डिलीट हो चुके और फिर इस चैनल की भी रीच जो है वो कम की जा रही है ताकि जो एक हक सच की आवाज है उसको दबाया जा सके और वो आप तक ना पहुंच सके। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, फीडबैक देना है, कमेंट सेक्शन में अंदर जाकर आपने अपनी राय का इजहार करना है ताकि हमारी जो आवाज है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से एक खबर शाया की गई और बताया गया द फ्रांस सऊदी अरेबिया कॉन्फ्रेंस प्रमोटिंग अ 2-स्टेट सॉल्यूशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस। जो फलस्तीनियों और इजराइल के दरमियान 2-स्टेट सॉल्यूशन जो है उसको फ्रांस और सऊदी अरेबिया जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। इनिशियली पोस्टपोन्ड ड्यू टू द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ये ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पहले भी ये 17-18 को होना था जून के अंदर, लेकिन वो पोस्टपोन हुआ। इज नाउ सेट फॉर द एंड ऑफ जुलाई इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के अंदर अब ये 28 जुलाई को होने जा रहा है।
French President Macron and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman will co-chair the event. और वो मोहम्मद बिन सलमान और जो मैक्रून है, मैनुअल मैक्रून, वो दोनों इस इवेंट को चेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी जानिब जेरूशलम पोस्ट है, वो अखबार इनका सऊदिया जो इजरायली अखबार है, उसने रिपोर्ट किया फ्रेंच सऊदी समिट ऑन टू स्टेट सॉल्यूशन रीस्केड्यूल्ड टू एंड ऑफ जुलाई आफ्टर डिलेज फ्रॉम ईरान वॉर। जो ईरान वॉर के बाद जो डिले हुआ, उसके बाद अब जो एंड ऑफ द जुलाई है, उसके अंदर इसको दोबारा से इस जो समिट है उसको स्केड्यूल किया गया है। लेकिन इसके बाद अब बाकायदा तौर पर जो द गार्डियन और फॉरेन पॉलिसी है उसने रिपोर्ट किया और उसने बताया नियरली 60 लेबर एमपीज कॉल फॉर यूके टू इमीडिएटली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट। जो उन्होंने लेटर लिखा और बाकायदा तौर पर अपनी गवर्नमेंट को लेबर पार्टी की जानिब से 60 जो उनके एमपीज हैं, उन्होंने कहा कि फिलफोर फलस्तीनी स्टेट को एक तस्लीम करना, फिलफोर तस्लीम करना जो है वो इस वक्त यूके गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिलफोर इसे तस्लीम भी किया जाए। ये तो यूं कह लें कि ये एक पूरे का पूरा बरतानिया, फ्रांस, सऊदिया की जानिब से एक ऐसा जबरदस्त किस्म का खड़ा किया गया जिसने इसराइल के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं, क्योंकि इसराइल को सपोर्ट करने वाला बरतानिया, इसराइल को सपोर्ट करने वाला फ्रांस, और हर तरह से उसको हर लिहाज से एक शेल्टर मिल रहा था। लेकिन अब वो शेल्टर जो है वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें जो मैक्रोन है उसने तो खुलकर इनके खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दी। बरतानिया की जानिब से भी बाकायदा आवाजें उठना शुरू हो गई और फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की बात हो रही है। तो ये उनके लिए मजीद मुश्किलात का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये तमाम तर सिनेरियो चल रहा है, तो यहां पर एक अहम तरीन खबर जिसने जो है वो इस पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया, जिसमें जो नेतन्याहू है और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है, और ट्रंप जिस तरह से उसने एक इस सिनेरियो को बदलने की कोशिश की और ग्रीन सिग्नल दिया, और इस ग्रीन सिग्नल के अंदर ईरान के ऊपर दोबारा से हमला करना है, क्योंकि वो बार बार एक बात करें जी, जो ईरान है वो यूरेनियम को, जो अफजूदा यूरेनियम है, वो इतना उनके पास मौजूद है कि वो एटम बम बना सकते हैं। और इस हवाले से बाकायदा ईरान की जानिब से भी क्लेम किया गया और उन्होंने कहा कि वो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बल्कि ईरान ने एक तस्वीर जारी की जिसमें इसराइल पर जोरी हमला दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि वो इस तरह से इस तस्वीर ने तहलका मचा कर रख दिया। फिर ईरान ने रूस को भी आगाह कर दिया है कि वो यूरेनियम की अफसूदगी रोकने पर किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेंगे। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से जो मोहसिन फखरीज़ादा, इनके पायनियर जो साइंसदान थे, जिन्होंने जोहरी प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था, और 2020 के अंदर उनको शहीद कर दिया गया। और अब बाकायदा तौर पर जो इस वक्त इजरायली और जो अमरीकी कह लें कि एनालिस्ट ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब उसको शहीद किया गया उस वक्त 20% इनके पास अफजूदा यूरेनियम था। अफजूदा यूरेनियम वो होता है कि जिसके बाद अब यूं कह लें कि विद इन नो टाइम आप एटॉमिक पावर बनने के काबिल हो जाते हैं, और ये 80% तक अगर आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक पावर हासिल कर सकें। लेकिन जब 20% इन्होंने इनके पास था तो उस वक्त मोहसिन फखरीज़ादा को शहीद किया गया था। उसके बाद ईरान की जानिब से विद इन 4 इयर्स वो 60% उन्होंने इंक्रीज कर लिया। उन्होंने कहा कि अब जो उनके मजीद साइंसदान शहीद हुए, उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई, तो अब वो कतई तौर पर नहीं रुकेगा और वो एटमी ताकत बनकर रहेगा। और इसका जिस तरह से रूस की जानिब से इजहार किया गया और बताया गया कि रूस को भी यूरेनियम के हवाले से उसने साफ चिट्ठी ना कर दी, जिस तरह कहते हैं कि इसने इनकार कर दिया, नहीं भाई अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने अफजूदगी करनी है, आप हमें प्रेशराइज नहीं कर सकते। और दूसरी जानिब जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सिग्नल दिया गया, और खबर क्या है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया, उसने कहा ट्रंप सिग्नल्स सपोर्ट फॉर न्यू इजराइल अटैक इफ ईरान मूव्स टुवर्ड बॉम्ब। मतलब अगर ईरान जो है वो बॉम्ब बनाने की तरफ जाता है तो उसके ऊपर जो इजरायली हमले को जो ट्रंप है उसकी जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। फिर जेरूशलम पोस्ट ने रिपोर्ट किया, ट्रंप नॉट अपोज to an other Israeli attack on Islamic Republic if nuclear program continues। वॉल स्ट्रीट जर्नल का रेफरेंस देते हुए उसने कहा कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू करता है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ऊपर जो इजरायली अटैक में ट्रंप जो है वो उसको अपोज नहीं करेगा। फिर जो जेरूशलम पोस्ट ने रिपोर्ट किया, उसने कहा ट्रंप बैक्स मोर ईरान स्ट्राइक्स इफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यूज, IDF रिकवर्स बैग ऑफ होस्टेज इन गाजा। तो ये भी खबरें हैं। और फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी बताया, ट्रंप डिड नॉट ऑब्जेक्ट when told by PM that Israel will strike Iran if work on nukes resumes।
मतलब जो न्यूक्स इसके पास तकरीबन बताया जाता है कि 160 से ज्यादा जो इसके पास न्यूक्स मौजूद हैं, जो इजराइल के पास मौजूद हैं। लेकिन अगर यहां पर होता है तो फिर मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो खबर सामने आ रही है, और बाकायदा तौर पर ट्रंप यहां पर नहीं रुका। देखिए, ईरान को भी इस वक्त शाम बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेबनान बनाने की कोशिशें हो रही हैं, इराक बनाने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि ईरान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसने इनको यूं कह लें कि शिकंजे में रखा हुआ है, और वो डट के खड़ा है। क्योंकि अब जिस तरीके से ईरान को दबोचने की कोशिश हो रही है, ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि पहले उन्होंने जो अफजुदा यूरेनियम को जाया करने की बात की कि वो एटॉमिक एनर्जी हासिल नहीं करेगा। अब तो उसने कह दिया कि बैलिस्टिक मिसाइल जो उसका प्रोग्राम है उसको भी खत्म करना पड़ेगा। कल को ये कहेंगे जी नहीं नहीं, आपके पास जो पेट्रोल, ऑयल वगैरह, तेल है, आपने वो डॉलर्स के अंदर ही खरीदना बेचना, और सिर्फ इन ममालिक को। वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मजीद पाबंदियां जो है वो बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। आप अंदाजा कीजिए जिस तरह से हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं और मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, इनको संभालना इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अभी इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, और बाकायदा तौर पर बताया गया कि इस वक्त बरतानिया के सिफारतकार ने बरतानवी सियासत पर इजरायली लॉबी की गिरफ्त को बेनकाब किया, और उसने बताया कि ईरान में बरतानिया के साबिक सफीर सर रिचर्ड डाल्टन का एक चौंका देने वाला जायजा यह जाहिर करता है कि किस तरह से इजराइल नवाज लॉबिंग ने बरतानिया की जमहूरियत को मसख कर दिया है। इसराइली लॉबिंग का शदीद असर और मालियाती मफादात से इसराइली लॉबिंग का ताल्लुक है। यह हमारे माशरे में एक बहुत ताकतवर कुव्वत है। जो लोग मोटे और पतले तरीके से इसराइली हुकूमत की हिमायत करते हैं, वो रिवायती तौर पर बहुत बाअसर रहे हैं। तो ये उनके लिए चीजें जो है वो मजीद अनफोल्ड होती दिखाई दे रही है कि कैसे इसको लेकर जो हालात की नजाकत को देखते हुए, मामलात को देखते हुए, कैसे ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। और जो इजराइल है उसका तसल्लुत, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो अमेरिका हो। आप ग्रोक 4 को देख लीजिए। ग्रोक क्या है? बेसिकली एक एआई है ना, जो डिटेल्ड आपको देता है, आप सवाल करते हैं वो जवाब दे देता है। और ये किसी और ने नहीं बनाया, बल्कि ये एलॉन मस्क की जानिब से इजाद किया गया। एक्स उसका है, उसी ने ग्रोक उसके साथ अटैच कर दिया, और उसने बाकायदा तौर पर बताया कि अमेरिका जो है वो इसराइल के तसल्लुत में है। जिसके बाद अब जो इसराइल है वो भरपूर गुस्से में, और वो ये कह रहा है कि ये एंटीसेमेटिक है। मतलब एंटीसेमेटिक वो जो यहूदियों के खिलाफ बात करता है। उसने तो ग्रोक 4 को भी कह दिया और पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका जो है वो ग्रोक 4 के ऊपर भी पाबंदी लगाता है। ये जो एआई, जिस तरह से चैट जीपीटी है, जिस तरह से आप इसके ऊपर बात, कोई भी आप क्वेश्चन थ्रो करते हैं और उसका डिटेल्ड आंसर आ जाता है, तो ये भी इनके लिए वबाल जान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त की कुछ आम तरीन अपडेट्स मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।